पॉलिटिकल ज्योग्राफी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी के लिए नया विषय होगा भूगोल के अंदर राजनीति को पढ़ना। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख्यतः परिचय राजनीति भूगोल का, राजनीति भूगोल की प्रकृति, राजनीति भूगोल की परिभाषाएं और राजनीति भूगोल का विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम राजनीतिक भूगोल का परिचय जानेंगे। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का एक अंग है। वर्तमान काल में भूमंडल का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी राजनीतिक इकाई से संबद्ध है और राजनीतिक इकाई या राज्य पूर्णतः भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है। एक राज्य या राष्ट्र का जीवन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आर्थिक साधन या शक्ति संपन्नता वहां के भौगोलिक वातावरण द्वारा न केवल प्रभावित अपितु नियंत्रित एवं निर्धारित होती है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन यद्यपि प्राचीन है, क्योंकि ग्रीक और रोमन काल में राज्य को प्राकृतिक वातावरण से संबद्ध माना जाता था, किंतु इसकी महत्ता का क्रमिक विकास हुआ। विशेषकर विगत विश्व युद्धों के समय राजनीतिक गतिविधियों का भौगोलिक पर्यावरण में अध्ययन करने के प्रचलन से इसका अत्यधिक विकास हुआ। फलस्वरूप आज राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग विकसित शाखा के रूप में है। यह भूगोल की वृत्त शाखा से संबंधित होते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के अंदर बहुत इस तरीके की भावनाएं उठी थी कि हम अपने राष्ट्र को कैसे संपन्न करें, और उसी से राजनीतिक भूगोल ने जन्म लिया। यही सब चीजें हम आगे अब इसमें पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल की प्रकृति। भूगोल संबंधों का विज्ञान है। यह किसी एक तथ्य का गहन अध्ययन न करके विभिन्न तथ्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल में भी अध्ययन क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, उनके क्रियाकलाप, पृथ्वी के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न तथ्य, स्थिति, संरचना, धरातल, जलवायु तथा प्रकृति निर्मित जैवीय और अजैवीय तत्व तथा मानव जनसंख्या, उसके द्वारा विकसित आर्थिक क्रियाकलाप आदि राज्य की विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, घटनाओं का एक सीमा तक प्रभावित करते हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। इस तरह दोनों में अंतर संबंध क्षेत्रीय और कालिक रूप में परिवर्तनशील है। राजनीतिक भूगोल के अंदर जो सीमाएं हैं, वहाँ की जनसंख्या है, वो अपने आप में राजनीतिक भूगोल को भी प्रभावित करती रहती है। भूतकाल में क्या रहा, जैसे भारत के राजनीतिक भूगोल के बारे में करें, आज से लगभग 70 साल पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही थे, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार से हुए कि वो विभाजित होकर अब 3 नए राज्य के रूप में विकसित हो गए। राजनीतिक भूगोल में जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य यहाँ अपने आप में राष्ट्र के संबोधन हो रहा है। राजनीतिक भूगोल में इन्हीं परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर संबंध राज्य इकाई के आंतरिक और बाह्य पक्षों में भी महत्वपूर्ण है। आंतरिक अंतर संबंध में राज्य के विभिन्न अंग, राजधानी, संसाधन क्षेत्र, मार्ग एवं सीमाएं पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित हैं। इसी तरह बाह्य अंतर संबंध विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सैन्य और आर्थिक अंतर संबंध है। ऐसे सभी अंतर संबंध परिवर्तनशील और पर्याप्त जटिल हैं। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल के एक अंग के रूप में माना जाता है। फिर भी मानव भूगोल की विषय वस्तु और अध्ययन विधि राजनीतिक भूगोल की अध्ययन विधि से कुछ अलग है। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक आधार पर संगठित क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन है। वास्तव में धरातलीय क्षेत्र राजनीतिक इकाई की भौगोलिक आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी राज्य शून्य में बिना धरातलीय क्षेत्र के राज्य के रूप में नहीं हो सकता और कोई भी धरातलीय क्षेत्र बिना मानव के राज्य इकाई नहीं बन सकता। बिना मानव इकाई के वो राज्य बन ही नहीं सकता। हम ये देखते हैं अंटार्कटिका एक महाद्वीप होने के बावजूद, क्योंकि मानव विहीन है, इसलिए उसको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ। राजनीतिक भूगोल एक गतिशील विज्ञान है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों तथा
स्थिर तत्वों के परिवर्तनशील संबंधों का तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य विकसित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में परिवर्तनशीलता का सिद्धांत मानव और पर्यावरण के मध्य जटिल अंतर संबंधों की व्याख्या में सहायक होता है। ठीक इसी तरह यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल में भी स्वीकार्य है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया और घटनाएं अधिक परिवर्तनशील हैं। राजनीतिक भूगोल में मानव के राजनीतिक व्यवहार बहुत ही गतिशील है। उनका सामान्यीकरण तथा नियमों के अनुसार व्याख्या प्राय कठिन है। फिर भी सामाजिक विज्ञानों में विकसित प्रतिमानों सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, व्यवहारों की व्याख्या करके सामान्यीकरण किए जाने लगा है। संभवतः इसीलिए राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल की एक न्यायपूर्ण संतान माना जाता है, क्योंकि मानव से ही राज्य बना है और मानव भूगोल के अंदर विभिन्न भूगोल की शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए ये मानते हैं कि राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की ही एक संतान है, इसीलिए इसको मानव भूगोल के अंतर्गत ही एक शाखा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल के संबंध में प्राचीन काल से ही विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते आए हैं। जर्मन, अमेरिकन, ब्रिटिश एवं अन्य देशों के अनेक भूगोलविदों ने राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया तथा विषय सामग्री को स्पष्ट किया। यह देखा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोलविदों ने भूगोल की मूल संकल्पना क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में ही राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है। राजनीतिक भूगोल के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न है। Political geography is concerned with politically organized areas, their resources and extent, and the reasons for the particular geographical forms which they assume, as given by N.J.G. Pounds. राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, अनेक संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित होता है। राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जिनमें प्रमुखतम जनसंख्या पोषण एवं रक्षा है। इसके लिए राज्य को प्राकृतिक एवं आर्थिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के संसाधनों पर ही राज्य का विकास एवं शक्ति निर्भर करती है। अतः राजनीतिक भूगोल में उन समस्त प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है जो राज्य से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिनसे राज्य का विशेष स्वरूप विकसित होता है। अतः राज्य के प्राकृतिक स्वरूप अर्थात स्थिति, धरातल, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन, जल शक्ति आदि एवं आर्थिक साधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे राज्य एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में विकसित होता है। Being the study of the interrelationship of the earth and state, it contributes a geographical interpretation of the international relationships between states. Definition given by Carlson. राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, अतः वह राज्यों में भौगोलिक संबंध को व्यक्त करता है। स्पष्ट है, कार्लसन ने राजनीतिक भूगोल में पृथ्वी एवं राज्य का संबंध व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक बनावट, संसाधनों, जनसंख्या आदि के राजनीति पर प्रभाव को दो दृष्टिकोण अर्थात समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन करने का मत व्यक्त किया है। क्योंकि समय के साथ साधनों तथा जनसंख्या में तथा राजनीतिक स्वरूप में अंतर आ जाता है, उपयुक्त स्वरूपों के अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक भूगोल राज्यों में स्थापित भौगोलिक संबंधों को स्पष्ट करता है। Political geography is the study of the variations of political phenomena from place to place in interconnection with variations in other features of the earth. Definition given by Hartshorne. राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों,
से संबंधित कर अध्ययन करता है। हार्टशॉन के अनुसार राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल पर व्याप्त प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं एवं असमानताओं के साथ ही राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विविधताओं का अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीतिक भिन्नता का कारण भी अंततः वातावरण की भिन्नता होती है। Political geography is the study of political regions as features of the Earth's surface. Definition given by Alexander. राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा में राजनीतिक प्रदेश अर्थात राज्य को पृथ्वी अर्थात वातावरण का तत्व स्वीकार किया है। पृथ्वी तल के अन्य तत्वों अर्थात धरातल, जलवायु, अधिवास प्रारूप, यातायात आदि के साथ राजनीतिक क्षेत्रों का सामंजस्य स्थापित कर राजनीतिक भूगोलवेता एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे राज्य का अधिकतम विकास संभव हो सकता है एवं उसकी अनेक समस्याओं को समझा जा सकता है। Now there are two other definitions. Political geography is concerned with the analysis of the relationships between community and physical environment given by Moody. राजनीतिक भूगोल समुदाय तथा भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। Political geography is concerned with the spatial interaction between political geographical phenomena. Richard Moore. राजनीतिक भूगोल राजनीति और भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक अंतरक्रियाओं के क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल राजनीति और भौतिक तथा मानवीय तत्वों के पारस्परिक अंतरक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र एक भौगोलिक इकाई होता है, जबकि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से संगठित एक राजनीतिक इकाई है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी भूगोलवेता कोहन ने कहा कि राजनीतिक भूगोल वह विषय है जो राजनीतिक तत्वों का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करता है और राजनीतिक तत्वों की क्षेत्रीय विविधता ही राजनीतिक भूगोल का मूल तत्व है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक क्रियाकलापों और उनको प्रभावित करने वाले विविध प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों के क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन करता है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। राजनीतिक भूगोल एक राज्य एवं प्राकृतिक वातावरण में संबंध को व्यक्त करता है। यह संबंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रथम आंतरिक अर्थात राज्य का आंतरिक प्रशासन, प्राकृतिक साधन एवं जनसंख्या, और द्वितीय एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध। राजनीतिक भूगोल दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। यद्यपि इसके अध्ययन की इकाई राज्य होता है, किंतु विश्व में अनेक राज्य हैं तथा कोई राज्य एकाकी नहीं रह सकता। अतः संपूर्ण विश्व का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। संक्षेप में राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र निम्न है। पहला, राज्य का भौगोलिक विस्तार एवं राजनीतिक एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन। इसी के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भी किया जाता है। राज्य का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, उसका भौगोलिक वातावरण कैसा है, इसके बारे में हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो प्रायद्वीपीय है। इसके तीन तरफ सागर है, इसलिए सागर की तरफ में विस्तार संभव नहीं है, लेकिन उत्तर की तरफ प्राकृतिक या भौगोलिक बाध्यता है। हिमालय पर्वत के कारण भी इसका उत्तर की दिशा में विस्तार संभव नहीं हो सकता। तो इसी तरीके की बातों का हम राजनीतिक भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा राज्य जनसंख्या को प्राश्रय देता है तथा अन्य कार्य को पूर्ण करता है। इनमें राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन करता है। इनके माध्यम से राज्य विकास करता है तथा ये राज्य की रक्षा के साधन हैं।
राज्य, यहाँ वही बात है, राज्य के जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्र से संबंधित है। किसी भी राष्ट्र के हम जब अध्ययन करते हैं तो उसके आंतरिक चीजों के बारे में, उसकी खनिज संपदा, कृषि, उसके उद्योग, इन सब के भी अध्ययन हम करते हैं, मानव संसाधन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सब उसके भौगोलिक विकास का कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। उन्नत मानव संसाधन होगा तो देश की उन्नति में सहायक होगा। अगर वो अच्छे खनिजों से, कृषि संपदा से, उद्योगों से संपन्न होगा तो वो अपनी सीमाओं को सुदृढ़ कर सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उसको किसी अन्य राज्य के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा, राज्य की जनसंख्या का सामाजिक या प्रजातीय स्वरूप, जिनके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय शक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। हम किसी भी राज्य के सामाजिक पहलू का भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक पहलू में धर्म, क्योंकि हम राज्य की बात करें तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। एक देश होते हुए भी धर्म के नाम पर उसके दो टुकड़े हुए, तो इसलिए धर्म को भी हम इसमें हमें पढ़ना पड़ता है। धर्म के आधार पर भी किस तरीके से एक प्रजातीय समूह, एक धर्म संपदा को मानने वाला, संप्रदाय को मानने वाला कोई समूह अपने को अलग मांग कर सकता है। जैसे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग उठी थी। पंजाब के जो सरदार हैं वो अपने आप को नए राज्य के रूप में, केवल सिख समुदाय उसमें रहे, इस प्रकार की मांग उठी थी। इसलिए धर्म का अध्ययन भी हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। राज्य पूर्णतः स्वयं के आंतरिक साधनों पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य राज्यों से राजनीतिक समझौतों द्वारा इसकी पूर्ति करता है। यह समझौते कभी आर्थिक कारणों से तथा कभी राजनीतिक कारणों से किए जाते हैं। अतः यह इस प्रकार के समझौतों का भौगोलिक स्वरूप प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। राजनीतिक स्तर पे यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, वो विभिन्न देशों के मध्य कई व्यापार समझौते, कई प्रकार की संधियां करवाता है। इन समझौतों के तहत हम अन्य देशों से समझौते करते हैं, कई बार दबाव के कारण भी करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने चीन से समझौता शुद्ध रूप से आर्थिक रूप से किया हुआ है, क्योंकि उसको आर्थिक मदद चीन के द्वारा मिल रही है, इसलिए उसको चीन की हर बात माननी पड़ती है। अगर कोई राज्य संपन्न हो आर्थिक रूप से तो उसको किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा, किसी की ऊपर नीतियां निर्धारण में उसका वो बोझ नहीं बनेगा, किसी के उसके ऊपर दबाव नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा। इन सब चीजों को हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है। इस तरह राजनीतिक भूगोल में राज्य के विविध पक्षों यथा राज्य के प्राकृतिक तत्व, आर्थिक तत्व, जनसंख्या की विविध विशेषताओं जैसे आंतरिक तथ्यों तथा बाह्य अंतर संबंधों का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल का मुख्य क्षेत्र है। वर्तमान में विधि तंत्रात्मक विकास के परिणाम स्वरूप सभी तथ्यों के व्यवहारात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। तो हम आगे राजनीतिक भूगोल का जो और अध्ययन करेंगे उसमें हम इनके विभिन्न पक्षों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। बड़ा रोचक ये भूगोल का एक विषय है जिसमें विश्व की जो घटनाएं आसपास हमारे घटित होती हैं, जो आम आदमी उनको नहीं समझ सकता है, एक भूगोल का छात्र उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर समझ पाता है, ढंग से समझ पाता है। हम जल्द ही आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।